सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत एक दफ़ा फिर बहरानों में घिर रही है। लाहौर में जौहर टाउन जो बहुत मेन इलाका है लाहौर का, वहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी ये बता रही है कि अभी भी पाकिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ और इस बम धमाके का निशाना हाफिज सईद को करार दिया जा रहा है, जो मुख्तलिफ मुकदमात में कैद की सज़ा काट रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चौकी की वजह से दहशतगर्द अपने टारगेट तक तो ना पहुंच सके, लेकिन इस धमाके ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। दूसरा, इस धमाके की टाइमिंग बड़ी अहम है। फैटिफ का अहम वर्चुअल इजलास पेरिस में शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक फैसला 25 जून के बाद मुतवक्के है। इस इजलास के मौके पर यह धमाका महज उसने इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश। दूसरा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पैदा होने वाले खला के खित्ते पर असरात भी बड़े अहम हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा भी इस सिलसिले की कड़ी था। इन्हीं बदलते हालात के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज़रबाईजान और तुर्की के दौरे पर हैं। ऐसे में लाहौर में होने वाला धमाका किसकी कारस्तानी हो सकती है? इसमें शक नहीं कि इस धमाके के ताने बाने भारत से जुड़े हैं, जो हमेशा से हाफिज सईद को निशाना बनाने की धमकियां देता रहा है। लेकिन हकीकत से पर्दा कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात से ही उठेगा। हकीकत यह भी है कि इस तकरीबी कार्रवाई ने खतरे की घंटी जरूर बजाई है। सियासत की बात करें तो वहां खतरे की घंटी नवाज शरीफ के लिए भी बच सकती है, जिनकी अपीलों की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम समाअत हुई और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सवाल यह है कि फैसला महफूज होने के बाद क्या नवाज शरीफ मजीद गैर महफूज हो गए हैं? मरियम नवाज का कहना है कि अगर नवाज शरीफ को इंसाफ और जिंदगी की जमानत दी जाए तो वो आज ही नवाज शरीफ को वापस ले आएंगी। मरियम का यह दावा अपनी जगह, मगर देखना यह होगा कि मरियम नवाज का यह पैगाम किसके नाम है और वो किससे नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांग रही हैं। आज इसी पर हम पहले बात करेंगे और उसके बाद एक तरफ आटा बहरान और तवानाई का बहरान वो भी सर उठा रहा है। इस सब पर बात असद खरल बाबा डोगर के साथ। असद खरल साहब, आप पहले दिन से शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहे, आज तो मरियम नवाज साहबा ने हद कर दी, बंदा सर पकड़ दे कि वो तो डिनाई कर रही है एक तरह से कि नवाज शरीफ को बीमारी हो। कहती जी आज शाम को वो आ सकते हैं, सिर्फ जमानत दे दें कि जी उनको, यानी जिस तरह की बात करी मेरा ख्याल है उनको जमानत की चाहिए कि केसेस सारे खत्म कर दें तो आज नवाज शरीफ आ सकते हैं। तो वो 3 ऑपरेशन, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि उनके 3 ऑपरेशन होने हैं, वो स्टेटमेंट सबको पता है, वो मिलकर आए, आप वो देख लें। उनके जो जमा कराई जाती है मेडिकल रिपोर्ट, उसको मेडिकल रिपोर्ट कहें, डॉक्टर की मेडिसिन से कहें, जो भी कहें, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट तो होते नहीं है। उसमें तो है कि वो लंदन से बरतानिया से बाहर गए तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि बरतानिया से भी बाहर नहीं जा सकता ये शख्स, और उसको कह रही है मरियम साहबा कि वो कभी भी आ सकते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला खुद ही सच उगलवा देता है इंसान से। जिस तरह नवाज शरीफ खुद ही असम्बली के अंदर बोल पड़े थे कि वो जो करप्ट होता है, जो बंदा चोर होता है, वो अपने नाम पे सियासत नहीं रखता, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। तो अब मामला ये है कि मरियम साहबा का ये जो स्टेटमेंट है, इसको अब इससे अंदाज़ा अब लगा लें कि वो बीमारी का सब ड्रामा था और उसको एतराफ़ जुर्म कर रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनको बीमारी का इशू ही नहीं है। इसका मतलब ये है अगर शाम को वो कह रही हैं कि आ जाएँ तो इसका मतलब है बीमार तो नहीं हो सकते ना। जाहिर है, अगर बीमार होते तो इतना बड़ा दावा ना करती, वरना वो कहती हैं कि बरतानिया में उनका इलाज ना आप ये वो कह सकती कि मेरी जुबान लड़खड़ा गई है या कोई एडिटेड फुटेज है। उनका लाइव ये स्टेटमेंट है, गुफ्तगू है, उन्होंने खुद ये बात की है जज्बात में आकर जिस तरह। अब मामला ये है कि उसामा साहब, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त भी गारंटियाँ मांगी जा रही थी कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी जो है उसकी गारंटी दे दी जाए, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इमरान खान के ऊपर हम पर्चा करवा देंगे, हम बुज़दार के ऊपर पर्चा करा देंगे। उस वक़्त एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैफियत बर्पा कर गई थी कि ऐसे लग रहा था बस कि नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कितनी तशवीशनाक उनकी हालत है और पता नहीं जहाज़ तक भी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जेल हुकाम अपने तौर पर डर रहे थे, वज़ीर आला अपने तौर पर डर रहे थे। इमरान खान खुद कहा कि मैं तो डर गया था कि पता नहीं क्यों क्या कुछ उनको हो जाएगा। अब उसके बाद वो गए, उसके बाद इलाज तो था नहीं। अब वो मरियम साहबा फिर कह रही कि अब दोबारा वो गारंटी मांग रही। गारंटी किस चीज़ की मांग रही है? कि ज़िंदगी की। भी ज़िंदगी की गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है। पता नहीं ये कौन से बिलीवर है, कौन से इस्लाम का इन्होंने पढ़ा हुआ है कि ज़िंदगी की गारंटी दुनिया में कोई है ताकत ऐसी जो दे सकती है? अगली सांस आपकी आनी है या नहीं आनी, इसकी गारंटी दुनिया में मैं नहीं समझता को दे सकता। भैया मुसलमान, मेरा तो ये बिलीव मेरा ख्याल है उनका दूसरा बात जो गारंटी मांग रही है ना, वो गारंटी मांग रही क्लीन चिट की।
क्लीन चिट मिलेगी कोई केस नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में साफ कोई केस नहीं चल सकता, ये आइन में लिख दें, आइन में लिख दें। मैं आपको असल इशू बताता हूँ। देखें जो है नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। पंजाब में अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज। मरियम आउट, नवाज शरीफ आउट। नवाज शरीफ सारी उम्र के लिए बैन। मरियम जो है वो तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। अब शहबाज शरीफ जो है जाहिर बात है वो उन्होंने एक नया लिया है कि जनाब एक मायदा इमरानी करना चाहते हैं जिसमें सारे अदारे फ्री होंगे और ये होगा और वो होगा, ये सारा कुछ। अब मरियम ये चाहती हैं कि जो भी शहबाज शरीफ से निगोशिएट कर रहा है, जो भी शहबाज शरीफ से बात कर रहा है, भाई वो मेरे साथ बात करे, मुझे क्लीन चिट चाहिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रही हूँ, मैं अगली असेंबली में आना चाहती हूँ। असल रोना ये है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिले, उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो भी MNA है, हमजा भी MNA है और हम दो बाप बेटी हम सियासत से आउट हैं। सबसे बड़ा उसामा साहब रोला ये है, वो ये चाहती है कि ये ना हो कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ नून लीग लेके उड़ जाए, पूर हो जाए और हम दोनों बाप बेटी मुंह देखते रह जाएं, हम बाहर ही रह जाएं और ये बाप बेटा जो है ये नून लीग लेके हमसे अलहदा हो जाएं। तो वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ और मरियम सियासत में इन हो। आप जितने मर्जी जलसे कर लें, जितने मर्जी ढिंढोरे पीट लें, पूरे पाकिस्तान में जलसे करें, जो APDM को जितना मर्जी PDM को आप इफेक्टिव कर लें, आप तो असेंबली में जा ही नहीं सकती। नहीं तो फिर शहबाज शरीफ बार-बार कहते रहे कि इतनी दूर ना जाएं कि वापसी का रास्ता न रहे, तो पहले नहीं ख्याल आया, अब ये वापसी का रास्ता देख रही हैं। उसामा साहब, इनको तो रात को नींद नहीं आती जब इनको ये पता चलता है कि जो भी निगोशिएटर है वो शहबाज शरीफ से बात कर रहा है। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है। CM के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल है तो वो अपोजिशन लीडर का है। नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, दोनों जो है वो इन है। और हम वो जो चिटे देते थे कि ये मिनिस्टर होगा और ये सारा कुछ होगा, बाप बेटी दोनों ही आउट हैं। दोनों बाप बेटी प्राइम मिनिस्टर तो क्या कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, किसी UC का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो सर असल में तो मरियम की जो नींदें हराम हुई है वो तो इस वजह से हुई है। वो ये चाहती हैं कि उनके साथ निगोशिएट किया जाए, बाप बेटी को कोई चिट दी जाए कि जनाब आपसे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, आप नहा धोकर साफ सुथरे होकर सियासत में वापस आ जाएं, ताकि मरियम जो है वो भी असेंबली में जाएं, शहबाज शरीफ का पता गोल हो और सारी सियासत वो संभालें। ये लड़ाई नून लीग के अंदर जानशीनी की लड़ाई है। ये लड़ाई नून लीग के अंदर कौन नून लीग को संभालेगा इसकी लड़ाई है। तो फिलहाल इसमें जो जीत है, वो जो जीत का जो पलड़ा वो तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के पास है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है। आगे 2023 का इलेक्शन आना है और बाप बेटी दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, दोनों ही आउट हैं। और फिर दोबारा अगर किसी का चांस बनता है तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का बनेगा। और अगर उनका चांस बन गया, मैं फिर कह रहा हूँ अगर उनका चांस बन गया तो मरियम तो आउट, नवाज शरीफ आउट, हमेशा के लिए आउट। मरियम की ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जाने से पहले बल्कि उनको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो मरियम की जानशीनी पे मोहर लग जाए, उनको चिट मिल जाए। और अगर ये ना हुआ तो फिर पार्टी मरियम के हाथ से गई। ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सियासत उसी की होती है जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट के बाहर वाले को कोई सुनता नहीं है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान को भी रातों को नींद नहीं आ रही। लेकिन असद खरल साहब, एक और रुख है जो अदालत में मामला चल रहे हैं, उसमें मैं हैरान हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को यानी कोर्ट को कहना पड़ा, वो इतने सीनियर वकील हैं कि जी आप कोर्ट के सामने, आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हमने कानून के मुताबिक देखना है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि अपील कुनिंदा कौन है। तो ये ऐसे लग रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की वकालत करना चाहते थे और अदालत कह रही थी कि नहीं, आप नवाज शरीफ नहीं, आप अदालत के मुआविन हैं। आप बिल्कुल, आप मुआविन तो अदालत के हैं तो उनको तो फिर कानून और आइन के मुताबिक या जो उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो जब डंडी मारेंगे तो फिर जारी बात है जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा, हालांकि इतने सीनियर वकील हैं और वकील की क्रेडिबिलिटी होती है कोर्ट के सामने। अब मामला ये है कि जो आपको पता है अपीलों का ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक अहम जो कानूनी नुकता है कि नवाज शरीफ चूँकि अदम उनकी पैरवी है, उस पर अब क्या होगा, मुस्तकबिल उनका क्या होगा केस के वाले से।
इस पोर्शन पे तो अब फैसला हो गया महफूज। यानी नवाज शरीफ भी भागे हुए हैं, उनका वकील भी कोई नहीं, वो कहते हैं जी आना ही नहीं, मैं अदालतों को मानते ही नहीं। तो अब दूसरी बात आ गई कि मरियम साहिबा या कैप्टन बरतानिया में वो उनका जो केस है उसके ऊपर अब केस आगे चलेगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि महफूज हो गया है, फैसला जाहिर आप देखते हैं। लेकिन उसामा साहब एक चीज़, खल साहब एक चीज़ ये है कि जो नैब प्रोसिक्यूटर है उसको सबसे पहले तो आज़म नज़ीर जो मावनत कर रहे हैं कोर्ट के सामने, इसको चैलेंज करना चाहिए कि जनाब ये उनकी पार्टी टिकट होल्डर है, इसको सेनेट का इलेक्शन लड़वाया, ये वहाँ पर नून लीग का जो सेनेट में जो है वो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी है उसका हेड है, ये बंदा जो है ये शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का पूरी शरीफ फैमिली का वकील है, ये अदालत का मामून किस तरह से बन सकता है और किस तरह से ये न्यूट्रल ओपिनियन दे सकता है? ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम नैब के प्रोसिक्यूटर का है कि वो उसको चैलेंज करे और कहे कि जनाब ये मामून नहीं बन सकता कोर्ट का, किसी न्यूट्रल बंदे को कोर्ट का मामून बनाइए। अब आज़म नज़ीर तार साहब ने जिस तरह से कहा कि इतने सीनियर लॉयर हैं और बड़ी क्लियर डंडी मार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि अपील की समाअत ही नहीं हो सकती क्योंकि जो मुल्जिम है वो ट्रायल के लिए मौजूद ही नहीं है। हालांकि ये कोर्ट्स की क्लियर वर्डिक्ट है कि अगर जब ये अपील दायर की गई थी उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, उस वक्त उनके मौजूदगी में ये अपीलें दायर हुई हैं, नवाज शरीफ की मौजूदगी में अपीलें दायर हुई हैं। उनकी बेटी कह रही है कि वो अभी और अगर इस तरह का सिचुएशन बन जाए कि मुल्जिम की मौजूदगी में अपीलें दायर हो जाएं और उसके बाद मुल्जिम बाहर चला जाए तो फिर कोर्ट जो है वो समाज जो है वो मुल्जिम के वकला जारी रखते हैं। यही बात जो है वो जहाज़ परवाना जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, उन्होंने ये बात की है कि जनाब जो अदालती नज़ीरें पेश की गई हैं वो गैर मौजूदगी में ट्रायल से मुतल्लिक है। यहाँ मामला मुख्तलिफ है, नवाज शरीफ ट्रायल की वक़्त पाकिस्तान में मौजूद थे और यही अदालत के फैसले हैं। तो कोर्ट में और जज साहब ने तो कहा है, उन्होंने कहा जी शकील शरीक जो मुल्ज़मान की अपीलों में वकला मौजूद हैं जो केस के दलाइल देंगे, उन्होंने ये कहा कि जनाब सिर्फ अपने मुकलान की हद तक दलाइल दिए हैं, अगर इनको सुनकर कोई फ़ायदा अपील कुंदगान को मिलता है तो वो अदालत ज़रूर देगी। नवाज की 2 अपीलें हैं, एक में शरीक मुल्ज़मान भी हैं। अब वो किसी हद तक एग्री कर रहे हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से कि जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो वकला हैं वो आके अपनी दलीलें दें और उनकी दलीलों की रोशनी में कोर्ट जो है वो फैसला देगी। तो इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, कोर्ट ने किसी हद तक अपना माइंड तो क्लियर कर दिया है वहाँ पर। खरल साहब की स्ट्रेटजी वो तो नहीं कि वो पीछे से आदमी सीखता है कि कभी हम जस्टिस अब्दुल क़य्यूम था, कभी कोई था, फिर इफ्तिखार चौधरी आया, तो पाकिस्तान की तारीख में ये देखा गया, दुनिया की तारीख में, कि जनाब टाइम बार्ड केस, यानी लिखा हुआ है कि कोई केस मतलब इतने साल गुजर गए हैं, हर एक केस की मुख्तलिफ नौइयत होती है, 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो केस नहीं दोबारा खुल सकता, वरना तो फिर कभी कोई केस ख़त्म ही नहीं होगा। हमें जो वकालत में पहली चीज़ पढ़ाई गई वो बुनियादी ये थी, वरना तो कोई भी 100 साल पुराना केस फिर खुल जाए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए चश्मे फलक ने देखा कि ये हुआ, तो ये दोबारा उसी का इंतजार करें कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, यहाँ ये इसी तरह का फैसला हो जाए, कोई और ऐसा इफ्तिखार चौधरी आ जाए, हालात का ये इंतजार कर रहे हैं। और देखें ना शहबाज शरीफ साहब जो है उनके केस भी अब लटक गए हैं, लाहौर के अंदर जो साहब अदालत में हो रहे थे सारे। तो अब मैं इसके बाद थोड़ी सी एक जी ये आपको भी पता है कुछ चीज़ें हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम सबको पता है कि नवाज शरीफ 2023 का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से 1 साल ये केस लटक के और आगे चला जाए। मैं भी लिमिटेशन है, तो वो उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी खुश फहमी हो सकती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अब इदारे आज़ाद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 2023 में भी नवाज शरीफ साहब जिस तरह का माजी में उनको इंसाफ मिलता रहा, इफ्तिखार चौधरी जब दोबारा आए, माजी में उनको आउट ऑफ दी, आप नवाज शरीफ छोड़ें, इमरान खान ने कहा था कि इसीलिए मेरी जिद्दोजहद थी, क्या जनाब इंसाफ हो गया पाकिस्तान में? माजी में उनको आउट ऑफ दी भेजा कि इंसाफ उनकी मर्जी का मिलता रहा, उनकी मर्जी के जज आते रहे, उनकी मर्जी के फैसले आते रहे, उनको टेक्निकल जस्टिस मिलता रहा, टाइम बाद अपीलें भी उनकी एक्सेप्ट होती रही हैं, उनकी मर्जी के फैसले भी आते रहे, उनकी मर्जी से जजेस फैसले करते थे, जजेस को फोन करके। सर आप कहता डिक्टेशन ठीक कह रहे होंगे, मरियम तो कह रही है कि लेकिन जमानत है इंसाफ की। अब अगर वो ये समझ कर दे कि आइन में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। देखिए नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब जब लंदन से वापस आए थे ना, वो इस श्योरिटी पे आए थे, उनको ये खुश फहमी हो गई थी कि शायद उनसे कोई डील हो गई थी, उनको ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे केसों में हमारी मर्जी के फैसले आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ।
वो जेलों में चले गए। अब दोबारा फिर उन्होंने उम्मीद बांधी है, जिसके पास को केस लगवाना था या लेकिन बहरहाल जहां से उन्होंने उम्मीद बांधी है, मेरा नहीं ख्याल कि इन तिलों में तेल नहीं। अब वो जो वक्त है गुजर चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर इदारे आजाद है, खुद मुख्तार आजाद है। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत मंजूर हुई है, क्या नहीं मिल रहे यहाँ पर रिलीफ? शहबाज साहब कह रहा हूँ ये अदारों की आजादी की बात है ना, मंजूर हुई ये वही बात मेरी बात मरियम साहिबा जमानत पर थी। अगर आज अपोजिशन में ख्वाजा आसिफ साहब को एक नजायज असासाजात केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है ना, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को इन्हीं अदालतों से जमानतें मिल रही हैं सर। मरियम उसके बाद मरियम साहिबा नैब में पेश नहीं होती, वहां पर हंगामा हो जाता है। और मुझे बताएं क्या चाहिए किसी मुल्क में? आप कह सकते हैं अब बरतानिया से ज्यादा तो यहां पर आप देख लें कि बेहतर है हालात। अब एक मतलब बेटी कह रही है कि मेरे बाप को तो कोई बीमारी नहीं है, तो कभी भी आ सकता है, और बरतानिया में उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि मैं तो साइलम दें, तो वहाँ खतरा है, मैं तो बीमार यहाँ इलाज के लिए आया हूँ। वैसे बरतानिया का भी कानून कमाल है, वहाँ तो कहते हैं जी बड़ा इंसाफ होता है, तो वो उधर देखिए मुनाफकत है और ताकतवरों के लिए वो भी एक सेफ हेवन बना हुआ है बरतानिया भी। उसामा साहब अगर बात मोरालिटी की जाए तो उनका कानून ये कहता है कि 5 साल से ज़्यादा या 7 साल से ज़्यादा गालबन जिस अगर केस में सज़ा हो, उस केस के अंदर बंदा अगर सज़ा याफ्ता हो या वो प्रोक्लेम डिफेंडर हो, तो उस सरजमीन पर बरतानिया में वो सर लैंड नहीं कर सकता। नवाज शरीफ उस कैटेगरी के मुताबिक वो वहां से उसको एक दिन भी नहीं रख सकते। अच्छा, अब लेकिन उन्होंने रखा हुआ है। इमरान खान की लगता है अब तवज्जो इन मामलात पे शायद उतनी नहीं रही। आप देखिए वरना हर जगह तक करप्शन छोड़ूंगा नहीं हो, क्योंकि अब फिर दोबारा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर पर हम खित्ते में देख रहे हैं अमेरिका का इनखला अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा एक सूरत हाल बदल रही है, तालिबान का कब्जा होता चला जा रहा है। ताजिकिस्तान पर जो मेन रोड जा रही थी वहाँ पर डैम्स दीगर, तो लग रहा है किसी भी वक्त काबुल पर भी कब्जा हो जाएगा। और उन्हीं हालात में सारा अफगानिस्तान एक तरह से फिर एक शोरिश की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में आप देखें कि दहशतगर्दी का इतना बड़ा ये हौलनाक वाक़या हो गया है, और ये इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि पुलिस के आईजी ने ये कहा है कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके दहशतगर्द। अभी तक ये जो जौहर टाउन में वाक़या हुआ उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि गाड़ी में बारूद था और धमाका हुआ, जिससे इर्द गिर्द घरों के शीशे टूट गए। 17 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, 2 जाँबाज को 3 बल्कि जाँबाज को बताया गया हो गए, कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। अब बाबर डोगर साहब, ये जो हालात बन रहे हैं, भारत बार बार कहता रहा है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि हाफिज़ सईद जो गिरफ्तार हैं उनका यहाँ घर भी करीब है, और कई दफ़ा हाफिज़ सईद की सारी कीमत भारत भी ये करवाता रहा। BLA बलूचिस्तान में जिस तरह से हमने दहशतगर्दी देखी, और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती रही, कैंप वो वीडियोज़ दिखा चुके, पाकिस्तान ने डॉसियर दिया, वो सब है। तो इसका मतलब है वो भारत ये खौफ पैदा करना चाह रहा है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये दिखाना चाह रहा है कि जी जिसको हम दुश्मन कहेंगे पाकिस्तान में हम उसको टारगेट कर सकते हैं। उसामा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है, ये वेस्ट और अमेरिका जो है इनका जो दोहरा चेहरा है ना, वो सारा निकाब हुआ। वो इस तरह से कि एक तरफ पाकिस्तान पे फैटअप की तलवार लटकाई हुई है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मावनत करता रहा है, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, और पाकिस्तान जो है उसको बिल्कुल सुई के नाके से गुजारा जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की सारी दुनिया अकाउंटेबिलिटी कर रही है। ऐसे ही दूसरी तरफ इंडिया को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो दूसरे ममालिक के मामलात में जो जितना मर्जी इंटरफेयर करे, वो अपने मुल्क में जितनी मर्जी रियासती दहशतगर्दी करे, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कश्मीर में वो जो मर्जी करता फिरे, वो मुसलमानों के साथ इंडिया में जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से तासुब पसंदी वहाँ पर की जा रही है, वो रोजाना की बुनियाद वो आपके सामने कि जी गाय को ले जा रहा था, जनाब भैंस को ले जा रहा था जी, बस उसको मार दिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इंडिया ओपनली दहशतगर्दी भी करवा रहा है, वहाँ पर जो है वहाँ पर BLA को पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने बंदे पकड़े, हमने उसके एविडेंसेस दिए, सब कुछ दिया, लेकिन सारी दुनिया उस पर खामोश बैठी हुई है। ये जो आज का वाक़या है, ये क्लियरली साफ पता चलता है कि जो तरीका वारदात था वो इंडियन था। इंडियन जो है ये इनका एक पुराना तरीका है कि गाड़ियों के अंदर बारूद नस्ब कर दिया, मोटरसाइकिलों में। मैं बड़ी पुराना मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने 20-22 साल से।
मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब किस तरह से इंडियन जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं। जो तालिबान का दहशतगर्दी का जो है वो और है, TTP का दहशतगर्दी का तरीका वारदात और है, इंडियन एजेंसीज का तरीका वारदात और है। कभी कभी वो TTP को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी दफ़ा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो TTP है वो ज़्यादा खुदकुश हमला आवर होते हैं। ये जो तरीका वारदात है ना, गाड़ी के अंदर 15 से 20 किलो बारूद जो है वो ले लेना, और उसके बाद ये पूरी टारगेटेड थी। हाई प्रोफाइल जो था वो आपका ये जो टारगेट था कि जनाब हाफिज सईद साहब जो है किस तरह उनके घर से सारा 100 मीटर पहले ये वो नाका लगा हुआ था। आईजी ने कहा है कि पुलिस पिकेट थी यहाँ पर, उस वजह से शायद वो आगे नहीं जा सका क्योंकि पुलिस की। अच्छा सामा साहब, एक चीज़ ये भी है कि या तो हमारे जो पॉलिटिशियन है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अगर इंडिया में इस तरह का कोई वाक़या होता, पुलवामा आपको याद है इंडिया ने खुद करवाया और उन्होंने इतना सारी दुनिया में शोर मचाया कि जी इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने किया। बाद में ये साबित हुआ कि वो इंडिया का अपना था। कश्मीर में कुछ हो जाए वो सबसे पहले वो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। हमारे यहाँ जब खबर ये आती है तो बताते हैं ये इलाका है, इधर धमाका हुआ, इतने लोग जख्मी हैं, ये हो रहा है पुलिस। वहाँ जैसी खबर ब्रेक होती कहती पाकिस्तान ने करवा दिया, पहले जुमला ही होता है कि जी ये दहशतगर्दी हुई है और ये नहीं पाकिस्तान ऐसे। अच्छा आज इंडियन मीडिया में हैरान हूँ कि कितने फख्र से कह रहा है जी हाफिज सईद के बाद जो है वो अटैक हुआ। इंडियन मीडिया जिस तरह से इसको उठा रहा है, मुझे हैरानगी है कि उनको शर्म नहीं आती कि उनकी सारी दुनिया जानती है। अब दुनिया जो है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब यूएनओ को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, फैटफ को भी इसको देखना चाहिए कि ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। अच्छा मेरा इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती। मेरा तो सवाल ये है, क्या हमारे इनको ये डर रहता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे? तो ताल्लुकात है कौन से जो खराब होंगे? इंडिया तो इस चीज को नहीं सोचता। बिल्कुल ठीक। अच्छा असद करल साहब, मेरा घर भी करीब है, मैं भी गया था यहाँ देखकर, यकीन लोगों में बड़ा खौफ और रास्ता परेशान थे। तो ये हालात पाकिस्तान में बेहतर हो रहे थे, लेकिन इस एक वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया है। देखिए काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर अमन मान था, और आपको पता है रिसेंटली भी पहले भी 2-3 वाक़यात हुए और उसमें इंडिया का हाथ पूरी तरह नज़र आया। अब मामला ये कि हाफिज सईद का वहाँ पे घर है, और जिस तरीके से ये सारा एक प्लान किया गया है, और डॉक्टर साहब इस तरह बता रहे हैं, बिल्कुल ये तरीका वारदात जो है, जिस तरह बसों में धमाके होते थे, मोटरसाइकिल के साथ वो बम नस्ब कर देते थे, बस के अंदर रख देते थे, यही बाल बेरिंग, यही कील वगैरह, यही जो इसका देसी साख्ता है बम का जो गुलशन का भी हमने देखा उससे तो पहले भी। अब मामला ये है कि ये इंडिया जो है उसने इससे पहले भी एक वाकया में मुलव्वस है, और हाफिज सईद साहब का एक करीबी साथी गालबन पत्नी खालिद के क्या थे नाम उनका, उनके भी सारा इंडिया का हाथ निकला था। किस तरह दुबई से एक बंदा आया, फिर वो गुजरांवाला उस्मान नामी को, इस तरह के 2-4 लोग, मुझे अब याद नहीं है पूरा वो। सर कराची में चाइनीज एम्बेसी पे जो अटैक हुआ, इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि उसमें इंडिया का मामला ये है। मुझे बताया कि इसका बेनिफिशियरी, जारी बात है इंडिया ही हो सकता है कि इंडिया जो है हाफिज सईद के वाले से वो बहुत ज़्यादा उसकी रिजर्वेशन है। हालांकि कोई ऐसी एविडेंस वो जब भी उनका दबाव आता है हम उनको जेर हिरासत कर लेते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। न्यूज़ अपडेट्स हैं। बहरहाल आईएसआई हेडक्वार्टर में वज़ीर-ए-आज़म भी गए और वहाँ पर भी अहम इजलास हुआ और सारी सूरत हाल को वहाँ भी देखा गया है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, पहले हम बिजली की लोड शेडिंग की बात करते थे, अब गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इस मुल्क का एक मसला ये रहा कि जो आया उसने ये सोचा कि बस मैंने अपना वक्त किस तरह से गुजारना है, और यहाँ के मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूटा। इन्हीं में एक गैस था। एक वक्त था कि पाकिस्तान के पास कुदरती गैस इतनी थी कि लोग रश करते थे, पाकिस्तान की तरफ देखते थे, हत्ता कि यूरोप जैसे ममालिक के जो रूस से गैस खरीदते थे और वहाँ इतनी सर्दी और उनके लिए बड़े मसाइल होते थे। आज ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान में चंद साल की सिर्फ गैस बाकी रह गई है, और वो भी जितनी है वो नाकाफ़ी है। अब ज़्यादातर गैस हम इंपोर्ट करें ख़रीद रहे हैं, और सर्दियों में तो चले अब मामूल था कि जी लोड शेडिंग होती है, गैस की, चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, मसाइल हैं जनाब, इंडस्ट्री को तो गैस बंद करके लोगों को दी जाए वो भी नहीं मिल रही। अब ये वक्त आ गया कि शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी, और कहा जा रहा है जी गैस की शदीद कमी है, उसकी लोड शेडिंग हो रही है, और उस वजह से अब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो सकता है। ये हालात हो गए इस मुल्क में, कभी किसी ने सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं की। असद करल साहब, अब ये भी जाहिर है हुकूमत तो साफ कहेगी, इमरान खान साहब भी कहेंगे जी पिछलों ने किया, परवेज मुशर्रफ के दौर से हुआ, CNG स्टेशन ऐसे लगे,
सर मेरा ख्याल है 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार में जनाब CNG स्टेशन का लाइसेंस मिल रहा है। सर्दियों में गैस की किल्लत या लोड शेडिंग होना, उसमें एक फितरी अमर भी है, चूँकि कंजम्पशन ज़्यादा होती है, फिर सुबह सुबह चूँकि बाद सर्द इलाकों के अंदर वो गैस जम भी जाती है पाइपों के अंदर, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे गर्मियों में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग होना। इससे पहले मैंने सुना या आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में, शदीद गर्मियों में गैस की जो किल्लत पैदा हो जाए, लोड शेडिंग पैदा हो जाए, और दूसरी जानब जो हाइड्रो है उसमें भी कमी है, तो इस पर बिजली की भी जो है कमी है, लोड शेडिंग होगी। क्योंकि बहुत सारे अब प्लांट आपको पता है फर्नेस ऑयल के साथ साथ जो है कोयले के साथ साथ अब गैस पे भी कुछ चल रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल, अब मुझे बताएं कि इसका भी आप मुद्दा डाल देंगे नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर? लेकिन मुझे बताएं किसने कहा था कि कोयले पर आप प्लांट्स लगाते रहें और बस कि जी हमने जनाब बिजली जो है, ठीक है आपने नारा लगाया था, उस पर वोट भी मिले, बहुत अच्छी बात है कि जनाब अब ये लोड शेडिंग ख़त्म होगी। तो वो मुझे याद है, तुझसे वादा है मेरे वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम, या इस तरह का कुछ। तो वो आपने अंधेरे मिटाने के चक्कर में कोयले जिस तरह भी बन रही है। सर डैम किसने बनाने थे? उससे आपका पानी बचना था, पानी की आप सतह देखें क्या हाल हो गया, ज़राअत का इतना बुरा हाल है। अब वो फिर विफाक और सिंध जनाब सूबे में वो लड़ाई, तो उस पर नहीं किया आपने, मेट्रोज बना दी। अगर ये जितनी भी मेट्रो बनाई हैं सर, मैं आपको गारंटी करता हूँ इतने में एक बड़ा डैम बन सकता था और आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती। कम से कम 4-5 हज़ार मेगावाट पाकिस्तान को बिजली मिल रही होती, वो भी सस्ती। पानी का फ़ायदा अलग था, ज़राअत को फ़ायदा अलग था, यानी कई माहौलियात को फ़ायदा अलग था। तो ये आप फिर या तो कहते कि जी इनको कसूर ही नहीं है उनका, उन्होंने बस ये कहा जी हमने ये लोड शेडिंग खत्म करके दिखानी है, जो मर्जी हो जाए। पीपल्स पार्टी को गालियां देते रहे कि जनाब इन्होंने महंगे मुआहदे कर लिए जी तेल के और ये IPPs और करप्शन कर दी। खुद सिर्फ इतना फ़र्क डाला कि जनाब तेल नहीं तो गैस और कोयले पर हम प्लांट लगा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी थी। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी पहली मरतबा सोचा है इमरान खान साहब ने, हालांकि ये लॉन्ग टर्म मनसूबे हैं और शायद उनकी इस हुकूमत के दौर में ये कंप्लीट भी नहीं होंगे जो डैम्स के हवाले से। नहीं सर, नहीं। नून लीग जो है उसने कोई इस पे काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई नहीं काम किया। सदर अयूब के बाद पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने डैम लगाए नहीं, बड़े डैम कोई वो डैम उस वक्त लगे। उसके बाद इमरान खान साहब की KPK में हुकूमत थी, उन्होंने वादा किया था, बहुत दावे किए थे कि 350 हम लगा देंगे छोटे छोटे डैम, वो लेकिन वो मेरे ख्याल 3 भी शायद नहीं लगे होंगे, छोटे भी नहीं लगे, हमें तो नहीं देखे कोई ऐसे उन्होंने दिखाए होंगे 350 लग गए हैं जी। तो सर वायबल नहीं। अब मामला ये है कि जो मैं आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने ये कहा था कि 60,000 मेगावाट हम पानी से बिजली हाइडल जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे IPP माफिया, नेपरा, ये NTDC, ये सारा माफिया इतना बड़ा है, इतना ताकतवर हो चुका है कि कभी भी ये सस्ती बिजली पाकिस्तान में पैदा नहीं होने देंगे। मैं देखता हूँ इमरान खान साहब पैदा करके दिखा ले, हमारी एक एक नहर से कई हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आपकी बड़ी बड़ी नहरें, आपकी अपर गुगेरा है, आपकी ये जो क्यूबी लिंक नहर है, आपके दरिया है, आपके बड़े बड़े है नहरों के ऊपर भी, तो आप वहाँ से बिजली पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे आप डैम बना सकते हैं, आप जो जितने आप दरिया हैं KPK के अंदर आप चले जाएँ वहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं बनाया गया। बाबर डोगर साहब, अब ये हुकूमत कह रही है कि जल्द इस बहरान पर भी काबू हम पा लेंगे, चूँकि गैस शॉर्टेज है, अब ज़ाहिर है इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, आधी से ज़्यादा तो अब हम गैस भी बाहर से खरीद रहे हैं और आयल के कुएं वहाँ पे भी नहीं आयल निकालते, ना गैस निकालते हैं ना आयल निकालते। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है जिनके नीचे ODDCL भी है और ओगरा भी है, अब उनका वो जो है वो है डॉक्टर अरशद जी। डॉक्टर अरशद जो शहबाज शरीफ के दौर में 4.5 साल जो थे वो सेक्रेटरी मादनियात यानी कि सेक्रेटरी माइन एंड मिनरल थे। ये वो बंदा है जिसने 2013 में जब सेक्रेटरी माइन एंड मिनरल था तो इसने पहले शहबाज शरीफ से चिन्योट में जाकर वो जो दावा कर दिया था सोना करवाया कि एशिया के सबसे बड़े सोने और चांदी के ज़खायर यहाँ से मिल गए। ऐसे गौरे नयाब हैं जो हमारे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी बुला लिया, साफी चले गए पूरे जहाज। मैं गया, मैं खुद गया, मैं खुद मुझे भी साथ लेके गए वहाँ पर, मैं खुद वहाँ जाके होके आया, वहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर आया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ पर चला गया, उससे इफ्तिताह करा दिया कि जी कि पाकिस्तान जो भी का कटोरा है वो टूट गया आज और दुनिया के सबसे बड़े सोने और चांदी के ज़खायर यहाँ से मिल गए हैं। जी ऐसे ही था। उसामा साहब उसके बाद 4.5 साल वो सेक्रेटरी रहा, वहाँ से 1 किलो सोना नहीं निकला, 1 किलो।
और शहबाज शरीफ ने उसे कहा था कि जनाब जब तक आप यहाँ से सोना नहीं तुम निकालोगे मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी, तुम यहाँ से सोना निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा। और एक टाइम में डॉक्टर अरशद रोया करता था कि जनाब मेरी यहाँ से जान छुड़वा दें। उसने जर्मन कंपनीज को वहाँ पे बुलाया, कैनेडियन कंपनी को बुलाया और उसके बाद चाइनीज़ कंपनी कि यहाँ से कुछ ढूंढ दो मुझे ताकि मेरी जान छूटे। ये वो बंदा है जो जिसने सीएम के सामने झूठ बोला कि जनाब वहाँ पर ताकि मैं शहबाज शरीफ के करीब होती जी मैं वहाँ पे बड़ा काम कर रहा हूँ। और मियाँ साहब ने भी 2 मिनट लगाए और उन्होंने जाके खुद भी इफ्तिताह कर दिया बगैर किसी तहकीक के, और बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी इफ्तिताह करा दिया झूठ पे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पीटीआई है उसने इस गोहरे नायाब को सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगा दिया, जो कि 4.5 साल शरीफ ख़ानदान को मामू बनाया जिसने बड़े आराम से तरीके से, अब वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। अब यहाँ पर बार बार जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस और जो है वो बार बार इसको लिख रहा है कि जनाब, सॉरी डिफेंस कह रहा हूँ कि जनाब ये जो है ये आप ना कुछ करें, ये जो ये गैस जो है ये कम हो जाएगी, आप वो है ना पावर डिवीजन के जो सेक्रेटरी वो लिख रहे हैं कि इसका कुछ करें, कुछ भी नहीं किया। और अल्टीमेटली गर्मियाँ आ गई और वो था कि जी आप बाहर से कुछ सेटलमेंट करें, बाहर से LNG मंगवाएं, इसकी शॉर्टेज आ जाएगी। ये बार बार सेक्रेटरी पावर ने उनको ख़त लिखे, लेकिन डॉक्टर अरशद साहब उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो तो इसी तरह से ही है। ये कोई दिनों में नहीं हो सकता, ये कोई परचून की दुकान से आपने कोई चीज़ नहीं लेकर आनी, लेकिन महीनों पहले की बात नहीं है, महीनों बल्कि सालों पहले। मेरी एक बात सुने, सेक्रेटरी पावर जो है उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया कि जनाब अगस्त और जून जुलाई अगस्त और सितंबर के दौरान 900 मिलियन मकफ फुट फी योम और अक्टूबर के लिए तकरीबन 700 MMC FD की RNG की दरख्वास्त की लेटर के जरिए, ये आप इसको अरेंज कर रहे हैं। ये क्यों नहीं फौरी तौर पर अरेंज कर सके, इन्होंने क्यों नहीं उस वक्त ये आराम से बैठे रहे, डिले हो गया और अब उसकी वजह से ये सारी शॉर्टेज पैदा हो गई है। मैंने तो उनका बैकग्राउंड दे दिया कि किस तरह से ये जो सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद साहब है ये मामू बनाने के माहिर हैं। देखें अहल आदमी अगर पोस्ट पे नहीं लगेगा तो ये तो होगा, मगर असद खरल साहब तो ये होता किस तरह है, मामला क्या होता है? वज़ीर आज़म के पास समरी जाती है और क्या उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो बस कहता है हाँ इसको इधर लगा दो। साहब जो मुतलका वजारतें हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, देखते नहीं है कि इसकी कारकर्दगी क्या है। अगर सेक्रेटरी पावर उनको लिख रहे हैं, पहले से क्वेश्चन उनको दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि ये मामला होने जा रहा है, तो इनकम्पिटेंसी है ना उनके एंड पे। अगर एक बर वक्त एक महकमा दूसरे महकमे को बता रहा है कि ये चीज़ होने जा रही है, तो उसके बाद भी अगर वो महकमा कहते हैं कि कुछ उसके अकाउंट पे जूं नहीं रिंगती तो फिर नाअहली हो सकती है या मुजरमाना गफलत उसको कहेंगे। रेलवे का हादसा होता है, पता चलता है जी वहां तो मुतलका ने लिख कर दिया हुआ था कि ये हादसा हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर ये ऑयल के जो कुएं हैं वहां से ऑयल नहीं निकलने देते। आपको पता है IPP माफिया ना तो पाकिस्तान से ऑयल निकलने देता है, जितना भी ये पेट्रोलियम माफिया है ये जो अच्छा। उसके बाद गैस सिर्फ कोल्लू के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मैंने स्टडी रिपोर्ट मंगवाई, बाकायदा इंटरनेशनल इदारे ने की, 100 साल की जो अब की हमारी ज़रूरत है और आइंदा अब ज़रूरत बढ़ती है उसके हिसाब से उनका 100 साल तक भी वहाँ से गैस, सिर्फ कोल्लू ब्लॉक में इतनी ज़्यादा गैस है लेकिन निकालने नहीं को देगा, क्योंकि अगर वो गैस निकल आएगी तो ये खांचे जो LNG वाले वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर एक LNG माफिया है जिन्होंने इसके परमिट लिए हुए हैं और वो बाहर से मंगवाते हैं और उसमें अपना कमीशन खाते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान से LNG निकले, क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से गैस निकले, ताकि जो ये तो सरकारी रिसोर्सेज है, इससे तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब ये इसको रोका जाए, बेतहाशा जगहों पे स्टे लिए हुए हैं। तो ये तो कोर्ट्स को भी देखना चाहिए, ये जो है OGDCL को भी देखना चाहिए कि और मिनिस्ट्री थारकोल में कोयला निकला हुआ है, इस पे भी एतराज लगा देंगे। थारकोल में कोयला मौजूद है लेकिन वो उसका टैरिफ नहीं दे रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इधर से कोयला तो इंपोर्ट के अंदर जो हमारे खांचे हैं वो बंद हो जाएंगे। गैस हमारी मौजूद है, हम इसलिए नहीं निकालते कि उससे हमारी कमीशन जो बाहर से LNG आएगी उसमें किकबैक कमीशन होगी। इनका जो यहाँ से सरकारी लोगों को साथ मिला लेते हैं, उन्होंने सरकार ने लिख के देना ना ठेका कि हाँ जी यहाँ से गैस निकल सकती है, ये है, वहाँ टेस्टिंग होती है, कोई बाहर से कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना नहीं है कि वो सारा इतना इन्वेस्ट कर सके, उसमें करोड़ों डॉलर लगते हैं उस तक पहुंचने में, फिर वो किस तरह की है, कितनी निकलेगी, वो सारा एक वो सर्वे हुए पड़े हैं, उसके बावजूद नहीं निकलने देते, क्योंकि अगर गैस निकल आएगी वो सीधी जाएगी सरकारी खजाने में, सरकारी होगी ना, उसमें कमीशन तो नहीं आएगा। वो जितनी भी जमीन से निकलेगी कुदरती गैस वो न चलेगी SSGC और SNGPL के पास, तो उसमें से कोई कट नहीं लगेगा ना, कमीशन नहीं आएगा।
जितनी ज़्यादा वो बढ़ती जाएगी उतनी एलर्जी रिड्यूस होती जाएगी, जितनी एलर्जी बाहर से इंपोर्ट रिड्यूस होगी उतना आपका कमीशन कम होता है। बातें तो सब इस तरह का आईपीपी जो है वो पानी से बिजली नहीं बनने देते। डॉक्टर आसिम का केस आप देख लें, क्या आज तक निकल सका उसमें? वो जी हम सुनते थे 600 अरब की करप्शन है, 400 450 अरब की करप्शन है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी अब ये जो आप बातें कर रहे हैं कि नहीं होने देते, कहीं साबित हो सका है? आप इनके ओजीडीसीएल के आप देख लें, गैस के बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें आपको पता है मिलियंस में है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के वाफर में ज़खायर हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो किधर है ज़खायर, उसको निकालेगा कौन? यानी आप नहीं निकलने देते जी, और कोई अगर निकालना चाहे तो उसके पीछे पड़ जाते, उसको उस महकमे से निकलवा दिया जाता है। तो ये जो माफिया बैठा हुआ है, अगर सिर्फ ओजीडीसीएल जो है ना, ये जो इसके ही अगर आप ऑडिट कर लें, ये इन लोगों का आप असासे देखें, इस तरह जो ऑयल कंपनीज हैं जहाँ पे जो ऑयल और गैस से रिलेटेड जितने भी ये इदारे हैं और जो रेगुलेटर है इसके ऊपर बैठे हुए, इनके तो अपने करोड़ों अरबों में एहसास हैं। मुल्क इनके पास, ये तो हम बात करें साल बाहर बैठे, हर साल की एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 से 12 साल मैक्सिमम हमारे पास गैस के ज़खायर रह गए हैं, या तो नए अल्लाह ताला को करम हो जाए मिल जाए, या ये जिस तरह आप गैस के ज़खायर तो मौजूद है, निकलने नहीं दे रहे। मैं खैर साहब से एग्री करता हूँ, पाकिस्तान में गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, वो गैस जो है पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इस गैस को निकलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे माफियाज हैं, ऐसे ऐसे माफिया। ईरान में दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं और हमारे साथ इतना बड़ा बॉर्डर है बलूचिस्तान के साथ ईरान का, ये भी समझ नहीं आती कि अगर वहां से निकल सकती है तो उससे 20 किलोमीटर इतने बड़े गैस के ज़खायर हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन जो माफियाज हैं वो उसको निकलने नहीं देते। इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट में मजाक बना था कि जी वहाँ लोग खोदते हैं कुआं पानी के लिए, तो जी कई दफ़ा गैस निकल आती है, वहाँ पर ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सब बातें तो अपनी जगह होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं ना कुछ हो सका अभी तक। उस तरह से हमें कहीं ना कहीं डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं हुई। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जिस तरह बात करें कि जी जो गैस के लिए भी नहीं एक्सप्लोरेशन उस तरह से नहीं होने देते, या दूसरा यह कि लंबी प्लानिंग की जाए और अपना इतना ज़्यादा कमाई की जाए कि फिर बाहर से ख़रीदी जा सके। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद एक और बहरान, और वो है आटे का। अब क्या बनेगा कि हड़ताल करें जी, फ्लावर मिल्स वाले हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है इस बहरान को रोकने के लिए? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान भर में फ्लावर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अभी तो अलामती हड़ताल का कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहरान पैदा होगा, और उसके बाद अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर 30 जून तो बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल हो जाएगी। नहीं, कहीं भी आटा सप्लाई नहीं होने देंगी फ्लावर मिल्स, ना कोई किसी बाज़ार में, ना सस्ते बाज़ार में आपको लोग ना मार्केट में मिलेगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी भी बहरान ही होगा कि आसानी से मिलेगा नहीं, कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जी इसका एक बाय प्रोडक्ट, जब ये गंदम से आटा निकाला जाता है और उसमें से कई चीज़ें और निकाल ली जाती हैं, तो उसमें चौकर भी है। उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जी अब जो बजट आ रहा है उसमें 17% सेल्स टैक्स होगा। वैसे वो सेल्स टैक्स ये है कि जब वो बिकेगा तो उस पर जो ख़रीदार है उसी ने देना है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि फ़र्क पड़ सकता है इनकी सेल में, तो लिहाजा उन्होंने हड़ताल कर दी। और ये कह रहे हैं, फ्लावर मिल्स कहती हैं जी उसका बराह रास्त असर आटे पर भी पड़ेगा, आटे की कीमत पर भी पड़ेगा। तो असद खरल साहब, अब ये एक और बहरान है, और पहले भी ये कोशिशें की हैं माजी में हुकूमतों ने। 2015 में उसामा साहब हुआ था और उस वक्त 7% था, और बाद में वो भी इन्होंने शोर शराबा करके ख़त्म कर लिया। उसके बाद अभी भी ये 17% है। तो अब उनका फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी बाई प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। गंदम के ऊपर वो कहते हैं कहीं भी टैक्स नहीं लिया जाता। अब गंदम की एक बाई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स, और 17% अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो अल्टीमेटली उसका जो असर है वो आटे की कीमतों पर पड़ेगा। तो अब इसलिए वो कह रहे हैं 30 जून की उन्होंने डेडलाइन दी है, और उन्होंने कहा गैर मुआयना मुद्दत तक, लेकिन हड़ताल शुरू कर दी है उन्होंने, अभी से कर दी है, लेकिन 30 जून के बाद तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम पिसाई बंद कर देंगे। तो अब देखना है, पहले भी हमने देखा है कि नोटिस लेते थे वज़ीर आज़म, पहले चीनी का नोटिस लिया 50 से 100 रुपये हो गई, उसके बाद अब आटे का नोटिस लिया वो महंगा हो गया, अब फिर वो नोटिस कहीं ना ले ले। मुझे ये खतरा है कि अगर नोटिस ले लिया तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका नोटिस तो लेना पड़ेगा, वरना तो 24 और 25 जून को आटे की एक माफिया है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब कहते थे कार्टलाइजेशन। इमरान खान के दौर में जितना कार्टलाइजेशन मजबूत हुआ है, जितना ये कार्टल सीमेंट का कार्टलाइजेशन देख ले, चीनी के अंदर देख ले, आटे के अंदर देख ले, उसके बाद अद्वियात के अंदर देख ले, 4 जो शोबे हैं, और इसके बाद पेट्रोलियम जो उसकी मसनूआत अब देख ले। यानी पेट्रोल आपने सस्ता किया
पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई। आपने चीनी सस्ती करने की अटेम्प्ट की, सप्लाई बंद करके उसको 50 से 100 रुपए से बिजली का भी ये हुआ है, आईपीपी के साथ भी मुआहदे बिजली का आपने उनके इमरान खान साहब का ये होता है जब आप पैसा रोकने पे हाथ डालेंगे, बिजली उन्होंने बंद कर दी। अभी गैस के हवाले से है, यहाँ पे हुकूमत ब्लैक में होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने कहा था कार्टलाइजेशन तोड़नी है। इमरान खान के दौर में जितनी कार्टलाइजेशन मजबूत हुई है पाकिस्तान के अंदर, जितना कार्टल जो मजबूत हुआ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पिछले 70 सालों में इतना मजबूत नहीं हुआ। ये भी तो होता है, उनका एक रिएक्शन आता है। जिस तरह अब अगर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, कहीं से तो आपने मुल्क को चलाना है, टैक्स तो कहीं ना कहीं लगाना होगा। अभी आदमी है ना, उसके ऊपर लगाते आटे पर तो नहीं है, आटे पर तो टैक्स नहीं लग रहा। आटे पे कौन लगा रहा है उसामा साहब? उसकी एक बाई प्रोडक्ट है चोकर, जो कि जानवरों को किसान डालता है, वो एक अलग से प्रोडक्ट है। ये तो पहले ही जुल्म है, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं होता। आटा जो खाता है, जो हम खा रहे हैं घरों में, उस आटे के अंदर फोग है और क्या है, उसके अंदर सूजी निकाल ली जाती है, उसके अंदर से मैदा निकाल लिया जाता है, उसके अंदर से चोकर निकाल लिया जाती है। पीछे बचता क्या है? वो तो भूसा ही फिर रह जाता है पीछे, जो लोगों को दिया जाता है पेट भरने के लिए। लेकिन सामा साहब, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। कोई गंदम 2000 रुपया 2200 रुपये पे मन पे बिक रही है, जो कि 1800 रुपये सपोर्ट प्राइस। हाँ, लेकिन साहब वो मिनिमम है ना वैसे। हाँ जी, अभी तो 2000 से भी ऊपर चली गई होगी। उसकी वजह से पहले ही आटे की कीमत जो थी वो बढ़ गई। जब आटे की कीमत बढ़ी तो गरीब आदमी की इस्तात से आटा बाहर चला गया, और गवर्नमेंट पहले ही उस पर सब्सिडी दे के 12,000 रुपये या यूटिलिटी स्टोर पे आटा दे रही है, सब्सिडी दे के जी। अब दूसरी तरफ आपने चोकर पे 17% सेल टैक्स लगा दिया, उसका डबल इम्पैक्ट हुआ। पहला इम्पैक्ट ये है कि जो किसान है उसको चोकर महंगा मिलेगा। ये चोकर जो है ये सारा जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, गाय भैंस के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से जब वो सेल टैक्स 17% देंगे तो अल्टीमेटली जो किसान ने पैसे कहाँ से पूरे करने हैं? वो दूध महंगा हो जाएगा, दूध महंगा, बकरे महंगे, बछड़े और दूसरी चीज़ जो है दूध महंगा होगा, और दूसरी चीज़ ये कि फ्लोर मिल्स ये कह रही है कि फिर गोश्त भी महंगा होगा। इसकी वजह से आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जो मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो एंड सारिफ पे आएगा, एंड कंज्यूमर पे आएगा। जो बेचारा आप जैसा मेरे जैसा जो है, आप तो खैर अमीर आदमी है, वो जब जाएगा तो आटा भी महंगा, दूध भी महंगा, और सारी प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें जिससे डायरेक्ट एंड यूज़र मुतासिर हो उस पर गंदम तो देखे ना, गंदम खरीदती भी गवर्नमेंट है, किसान से महंगी खरीदती है, और फिर आगे वो खुद एक कीमत रखती है, उस पर फिर मार्केट में सप्लाई करती है। यानी खुद ही लेकर फ्लावर मिल्स को भी खुद देती है कि आप इसको पिसाई करेंगे, इसमें से इतना वो जो भी होता है कि इतने % ये होगा, और उसके बाद इतने में आप आगे सप्लाई करेंगे, आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये बाय प्रोडक्ट इसमें तो वो कमा रहे होते हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ उनसे चौकर तो नहीं खरीदती, गवर्नमेंट उनसे दूसरे जो प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं मार्केट में खरीदते हैं, मैदा गवर्नमेंट को खरीदने की जरूरत है। गवर्नमेंट को खरीदने की सब्सिडी दी जाती है, वो दी जाती है आटे पे इतवारदारों के लिए या यूटिलिटी स्टोर्स के लिए। आम जो तो सर ये कमा रहे हैं, रूटीन का जो कंज्यूमर है उसके लिए सब्सिडी नहीं दी जाती। वहाँ पर आटे का रेट डिफरेंट है, 100 रुपये का फ़र्क है। यूटिलिटी स्टोर इतवाबदार या जो मार्केट में ओपन आटा बिक रहा है उसके या चक्की में आटा मिल रहा है, चक्की का आटा तो डॉक्टर साहब 80 से 100 रुपए किलो पहुंचा हुआ है। चक्की का आटा तो 4000 रुपए मान पे पहुंचा हुआ है। अब ये चोकर का भी जब होगा तो अल्टीमेटली किसान ने जो 17% सेल टैक्स लगेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसान ने याद है। अलीम खान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ को देखे थे पंजाब में, उन्होंने बड़ी दफ़ा स्टेटमेंट दी कि वो ऐसा मैकेनिज्म लाएं कि क्रॉस द बोर्ड ना हो ये यानी सब्सिडी जो है सारों को देना है। जिस तरह आपने चले मेरी मिसाल दे देते हैं, चले फिर भी ना तो मैं इतना अमीर आदमी हूँ, लेकिन फिर भी चले जी मेरे जैसे बंदे को भी ना दें आप सब्सिडी के आटे पर बाजार में, तो जो गरीब आदमी उसको तो मिल रही हो, ताकि अमीर से तो आप टैक्स कलेक्ट कर सके। तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं आ सकता। आखिर फिर सर हुकूमत चलेगी कैसे, मुझे बताएं। 1800 अरब रुपए का आप पहले कह रहे हैं जी खसारा है हमें, तो उसको भी हमने पूरा करना है, वही गिरवी रख के सारे असासे आपने करना है। अब यहाँ से भी अगर आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर कहाँ से करेंगे, आप क्या करेंगे? अमीर आदमी पे तो किसी ना किसी तरह से टैक्स लगाना पड़ेगा। चले यहाँ नहीं करे तो कोई तो फिर हल बताएं। फिर फ्लावर मिल्स वाले बता दें जी गवर्नमेंट किस तरह चलाए, कोई हल तो बता दें। मुझे तो ये लग रहा है कि चूंकि माजी में कोई नहीं लगा सका तो इस दफा भी जब बंद हो जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी? कोई मुज़ाकरात होंगे, वही वज़ीर-ए-आज़म से जाके मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा भाई कहीं और लगाओ टैक्स, अब ये काम छोड़ दो, क्योंकि फिर एक बहरान आ जाएगा, बदनाम गवर्नमेंट होगी। पहली बात तो ये है
ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये सारी दुनिया में डिस्करेज की जाती है। टैक्सेशन जो होती है वो हमेशा डायरेक्ट जो है टैक्सेशन होनी चाहिए, लोगों को डायरेक्ट इनकम टैक्स के जरिए से पैसे दिए जाएँ। तो अब डायरेक्ट टैक्सेशन तो हो ही नहीं रही इनसे, वो तो लोग तो टैक्स देने को तैयार ही नहीं। और सबसे आसान तरीका ये कि आप पेट्रोल बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स कर दें, उससे आपको आपकी बेस में इजाफा हो जाएगा, टारगेट जो है आराम से पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है ये आवाम फ्री बजट है, अब टैक्स फ्री बजट है, आवाम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आवाम को सहूलतें दी जाएंगी। और दूसरी तरफ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर डायरेक्ट आप टैक्सेशन कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी को जाएगा। अगर मार्केट में आटा तो उसका नुकसान किसको होगा? गरीब आदमी को होगा। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये भी दबाव की वजह से गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ेगा ये टैक्स भी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।